हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DKG हिस्ट्री प्रेप। तो कल हम लोग जो है 2 क्लास कर चुके थे और आज हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं और ये क्लास फास्ट मोड में होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है और मैं जानता हूँ कि टाइम की कीमत क्या होती है। तो हम लोग फिर से जो है आज क्लास करते हैं और 27 क्वेश्चन नंबर से हम लोग करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप जो है खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, एक्सप्लेनेशन मैं भी करूँगा तो काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो बिना देरी किए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन 27। तो देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना ए खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थीं और जो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वे सभी कर सकें। तो इसके बारे में हमको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा जो है फिरोज तुगलक का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है फिरोज तुगलक के बारे में जानते होंगे। तो फिर से हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये है इसके बारे में स्टेटमेंट। तो ये फ़ारसी भाषा में इनका अनुवाद किसने किया? अजीजुद्दीन किरमानी नामक विद्वान ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी एक आत्मकथा, तो यहाँ देख लीजिए एक बार कि फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है वो है फतूहत ए फिरोज शाही। तो किसकी है फतूहत ए फिरोज शाही? फिरोज शाह तुगलक की है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखिए, लिखा है इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक, कौन सा वर्ड है? ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो ताजिक जो है उच्च वंशीय, गैर तुर्की और कैसे हुआ करते थे? विदेशी लोग हुआ करते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं, नहीं 29 की ओर आते हैं। तो 29 में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर है कि अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वह अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और ये घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा। तो ये नेट UGC नेट जो है ये 2020 और 21 में आया हुआ है। तो ये किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक लिखा है लेकिन ये इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ठीक है ना। और बाकी एक्सप्लेनेशन आगे दिया है कि 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक, ऐसे इसका नाम क्या था? उलूग खां, अपने पिता गयासुद्दीन, क्या नाम था? गयासुद्दीन मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ गया। राज्यारोहण के 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा। कहाँ रहा था? तुगलकाबाद में। तो उसके पश्चात दिल्ली में प्रवेश किया। इन्होंने अपनी प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटा तथा अमीरों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसामी, अब उस समय का इसामी जो है लेखक है, तो इसामी के अनुसार, तो इसामी क्या बोलता है? सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरी स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक पुरुष, तो यहाँ पर लिखा है कि मेरे पिता के समान है। तो ये पूरा स्टेटमेंट वही है। तो ये राजमुंद्री अभिलेख में भी इसके बारे में कहा गया है। तो ये सब लोग आप लोग पढ़ लीजिए, राजमुंद्री अभिलेख क्या है, कैसे क्या है, तो इसके बारे में आप लोग बड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया, पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता। अब इसको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप लोग। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको ही लाख बख्श के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब लोग देख सकते हैं, सब चीज़ें इनके बारे में पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में कहलाते हैं कि ग्वालियर के 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के किसका नाम
उत्तीर्ण यानी कि उत्कीर्ण था, यानी किसका नाम और लिखा हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये हमारे भाई साहब रहे, कौन है, देखो तुर्कान खातून लिखा है, तो इन्हें है रजिया सुल्तान, ये अपनी बेटी थी, ठीक है ना, किसकी, इल्तुतमिश की बेटी, उसका भी नाम इस पर अंकित था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी एक्सप्लेनेशन दिया ही होगा यहाँ पर कि इल्तुतमिश ने कब तक शासन रहा है इसका, 1210 से 1236 तक। ये इलवरी जनजाति का आता था, कौन सी जनजाति थी, इलवरी। तो ये सब आप लोग फैक्ट हैं, ये तो सब अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुत्तसीर बिल्लाह से खिलअत वैधानिक स्वीकृति, यानी खिलत कौन होता था, खिलत का मतलब वैधानिक स्वीकृति पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो उसके बाद इसमें सारा कुछ लिखा है, वो आप सब लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से कथन जो है बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में सही हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। मतलब ये मानता था कि ईश्वर के बाद हम ईश्वर के दूत हैं और हम ईश्वर के बाद जो है हम ही हैं। तो ये राजत्व का सिद्धांत है, ये इसने दिया, किसने, बलबन ने। तो ये बिल्कुल ठीक है इसके बारे में स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। तो ये गलत बात है, ठीक है। तीसरा देखिए, बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फ़र्क को बार बार रेखांकित किया। तो उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फ़र्क को बार बार इसने जो है रेखांकित किया, तो ये सही है। और बलबन के बारे में स्टेटमेंट है भी है, बलबन वो खुद बोलता है कि जब मैं किसी निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी तलवार मेरे हाथ की ओर, मतलब मेरा हाथ मेरी तलवार की ओर चला जाता है। इसका मतलब है कि वो मतलब उच्च कुल और निम्न कुल में जो है फ़र्क करता था। तो ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। और डी है कि बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी। बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बिल्कुल जो है इसका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम गलत करते हैं, तो इसके अनुसार हमारा ए और सी जो है ठीक है, बाकी ये बी और डी गलत है। तो यहाँ पर जब आपके ऑप्शन होंगे तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ठीक होगा, ए और सी सही है इसके बारे में, ठीक है। आप पढ़ लीजिए कि गयासुद्दीन बलबन कब तक 1265-87 तक रहा। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, कौन से वंश का था, गुलाम वंश, यानी कि उसमें भी कौन, मामलुक वंश का शासक था। इसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था, जो कि निरंकुश राजत्व की नींव रखी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसको क्या बोलते थे, न्यायवते खुदाई, क्या बोलते थे, न्यायवते खुदाई। तो ये यहाँ देखे तो ये न्यायवते खुदाई इसको बोलते थे। तो यहाँ लिखा है न्यायवते, यहाँ लिखा है खुदाई। तो यहाँ आप और इनके बारे में जानकारी लेना है तो आप जिल्ले अल्लाह लिखा है, ठीक है ना। तो ये सारी उपाधियाँ जो है ये अपने बारे में बोलता था। और यहाँ लिखा है देखो, मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, मेरी शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है जब भी वो कभी निम्न जाति को व्यक्ति को देखता है। तो ये इसका मतलब कि फ़र्क करता था वो। तीसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम कि इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए और शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए, कौन सुल्तान था। तो इब्न बतूता कहता है कि वो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो पुरुष गुलामों को मुक्त करेंगे तो बुधवार का दिन, और महिलाओं को गुलामी से मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन, और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय करता था। तो ऐसा कौन सा शासक था, तो उसके बारे में हम लोग जो है पहचानना है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फिर हम लोग पता कर लेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम खुद पता कर लेंगे कि ऐसा कौन है। तो ऐसा करने वाला कौन था ये शासक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। इब्न बतूता ये मोरक्को का शासक, मतलब मोरक्को से आया था। तो इसके बारे में देखिए तो उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, किताब उल रहला, ठीक है ना, किसकी, इब्न बतूता की। कौन सी है,
किताब उल रेहला, मतलब रेहला जो है ये इब्न बतूता ने, जो किस में लिखी है, अरबी भाषा में है। ठीक है, कब 1325 से यात्रा प्रारंभ करता है और अन्य देशों से भ्रमण करता हुआ स्थल मार्ग से 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंच जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब का, 1325 से लेकर 1351 तक। तो इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। किसको करता है, मोहम्मद बिन तुगलक इसी इब्न बतूता को जो है काजी नियुक्त करता है, तो इसी ने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो 34 कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्के को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये कौन है भाई साहब, ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। तो ये ऐसा कौन सा सुल्तान था, तो इनके बारे में हम लोग पहचान करते हैं। तो ये कौन हो सकते हैं भाई साहब, ये अलाउद्दीन खिलजी। कौन है ये, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो 36 की ओर पढ़ते हैं हम, पढ़िए 36 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। तो ये कौन है, बहलोल लोदी जो है ऐसा किया करता था। तो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। तो अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित, कौन सा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, अलाई दरवाज़ा, और ये कहाँ तक जाने का गेटवे था। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि ये कहाँ तक जाने का गेटवे था। तो यहाँ पर है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहाँ का, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो यहाँ देखिए कौन है, कुब्बतुल इस्लाम। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा भी है, सही है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। 38 देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया, यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर में, मेंस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो ये सब लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखा है कि गुलरुख के नाम से, यानी कि गुलरुख के नाम से कौन सुल्तान जो है ईरानी भाषा में यानी कि नज्म लिखी, किसने जो है गुलरुख के नाम से जो है ईरानी भाषा में नज्म लिखी थी। तो ऐसा कौन सा शासक था, तो ये कौन है हमारे सिकंदर लोदी। कौन है, सिकंदर लोदी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। सिकंदर लोदी कौन था, शिक्षित था, विद्वान शासक था, वह फारसी भाषा का ज्ञाता था और क्या करता था, गुलरुख के नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। वह विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके सैया के पास, सैया मतलब सोने के पास, जो बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का, अब देखो आ जाए कि संस्कृत का, इसके समय में संस्कृत के जो है कई ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देव दिया भी है कि इसी के समय जो है संस्कृत के कई ग्रंथों का किस में अनुवाद हुआ, फारसी में जो है अनुवाद हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इसकी ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा का एक औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का, यानी कि इसका नाम था तिब्बत ए सिकंदरी। क्या नाम था, तिब्बत ए सिकंदरी। तो तिब्बत ए सिकंदरी है, यानी कि तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है, तो तिब्बत ए सिकंदरी जो है, और फरंगी सिकंदरी, फरहंग या सिकंदरी इसका नाम है, के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। 39 पे आते, जौना खां किसका प्रथम नाम था। तो ये कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, जौना खां। तो इसमें और पढ़ लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां यानी कि जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण करके 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। उसका मूल नाम कौन था, मलिक फ़खरुद्दीन। क्या नाम था उसका मूल नाम,
मलिक फ़खरुद्दीन था। वह जूना खां के नाम से जाना जाता था। 1320 में जब सुल्तान गैसुद्दीन शासक बना तो जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी। क्या दी थी? उलूग खां की उपाधि। तो ये सारी उपाधियाँ सीखी हैं, इसको याद कर लेना भैया ठीक से। तो हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता, मतलब टैक्स को कलेक्ट करने वाले तथा सैन्य अधिकारी होते थे। तो ऐसा कौन था, इनके बारे में देख लीजिए। तो ऐसा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो अमीरान ए सदा, तो इसको याद रख लीजिए कि अमीरान ए सदा, ठीक है, कौन? अमीरान ए सदा जो है की स्थापना ये कैसा था, एक और मतलब प्रशासनिक संगठन था और जिसके अधिकारी, जिसके जो मेंबर हुआ करते थे तो क्या करते थे? टैक्स को कलेक्ट करते थे और सैन्य अधिकारी होते थे। तो कौन है ऐसा? कौन? ये है हमारे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और भी कुछ दिया है, इसको आराम से पढ़ लेना। कि निम्न श्रेणी में मंगोल अधिकारियों को सदा कहा जाता था। सदा कौन थे? जो मंगोल अधिकारी थे निम्न श्रेणी के, उनको क्या बोलते थे? सदा बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? सदा कहा जाता था। उन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। सदाह अथवा 100 मंगोल सेना में 100 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, किंतु भारत में इसका उपयोग 100 गांव की एक इकाई के लिए होने लगा था। सादाह अमीर में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क थे। कौन कौन थे? ये याद रख लें। तुर्क थे, अफगान थे, राजपूत, भारतीय एवं भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। तो ये कर लेना, तुर्क, अफगान, राजपूत एवं भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। इनका कार्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर की वसूली के साथ साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित करना था। 41 देखते हैं आगे क्वेश्चन। 41 देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। तो ये कौन था? अरस्तु कौन, किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो यहाँ देख लेना क्या क्या है इनके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे पढ़ा लिखा था। उसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। वह अच्छा कवि एवं सुलेखक था। उसके फारसी कविता का अच्छा ज्ञान था। अपनी विद्वता के कारण उसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। शर्मा कहते हैं कि वह अपने युग की सामरिक विजयों में पारंगत होने के अतिरिक्त फारसी कला का प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य, वाग विलास के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक, एक तर्कशास्त्री, यूनानी विद्या, अध्यात्म विज्ञान में निपुण था। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी के टका और तांबे की जीतल मुद्राओं का, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। तो तांबे का, चांदी का टका और तांबे की जीतल, तो यहाँ पर जहाँ दिख जाए आपको इल्तुतमिश, तो वहीं आप जो है टिक मार दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए ये कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये कई बार क्वेश्चन आया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, पीजीटी वगैरह में पूछा गया है, देखो, और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो यहाँ देख लेना। ठीक है, अभी है 43 है, राजबाही एवं उलूग खानी थी। तो राजबाही एवं उलूग खानी क्या थी, इसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 43। तो ये कौन थी? फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। राजबाही एवं उलूग खानी ये क्या थी? ये हमारी थी फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम क्या थे? राजबाही एवं उलूग खानी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ आते हैं। निम्नलिखित में से गोदा बादल या पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? तो यहाँ कौन थे? हेमरतन। तो हेमरतन जो है, हेमरतन, तो हेमरतन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन मुनि हेमरतन सूरी जी ने गोदा बादल चौपाई, ये इसमें भी पूछा गया, यूपीपीसी इसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, का निर्माण किया था, जिस पर साहित्यिक कृति को, ठीक है, क्या साहित्यिक कृति को सुनकर गांव गांव की प्रजा वीर रस से प्रेरित होकर के मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हो जाती थी। सूरी जी को महाराणा प्रताप अपना गुरु तुल्य मानते थे। कौन मानते थे? महाराणा प्रताप, याद रख लेते इसको। इस चरित्र ने मेवाड़ के जन जन का प्रखर राष्ट्रीय भावना का निर्माण किया तथा जो भावना महाराणा के संघर्ष में हर कदम पर अटूट हिस्सा बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 41 में 61 है, किसने दीवान इंसा का नेतृत्व किया? तो किसने दीवान इंसा का नेतृत्व, तो दीवान इंसा का नेतृत्व करने वाला कौन सा था? ये दीवान खास। ठीक है ना, पढ़ लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका
उल्लेख जो है शब्द जिज्या या खराज ओ जिज्या करता था। तो खराज ओ जिज्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला कर, यानी कि जिजिया या जजिया एक ही बोलते हैं। तो जजिया भी अगर लिखा है तो ये इस्लामी कानून द्वारा गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले वित्तीय शुल्क होता था, तो उसके बारे में है ये। ठीक है, अब हम आते हैं 63 की ओर। तो 63 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया था, जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्य का सख्त नियमन था? तो ये बाजार व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, ये तो खिलजी था। ठीक है ना, कौन था? खिलजी हुआ करता था। ठीक है, इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बाजार व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नाप तोल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। तो लिखा भी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ विजय के, कौन सी विजय? चित्तौड़ विजय, ये भी याद रख ली। चित्तौड़ विजय के बाद बाजार व्यवस्था को लागू किया। इसका विस्तृत वर्णन किसने किया? बर्नी। उस समय कौन था? बर्नी था। और उसकी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में मिलता है। उसने कठिन नियमों के तहत सभी वस्तुएं, यानी कि दाम जो थे और जमाखोरी को रोकने के लिए जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, पंजीकरण व्यवस्था लागू की। तो बाकी सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लें। राशनिंग प्रणाली किसने के समय में थी? यानी कि जो हम पीडीएस सिस्टम देखते हैं आज, तो ये राशनिंग प्रणाली भी कौन? इसी के समय खिलजी के टाइम पे थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो सल्तनत काल का पहला राजवंश के बारे में यही है डी ममलूक, यानी कि कौन है? मामलुक या गुलाम वंश में, जिससे कौन था? ऐबक था, जिससे बलबन था, तो वही है। ठीक है, गुलाम वंश। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग्म असत्य हैं? तो देखना, मीर आतिश ये तोपखाने का प्रमुख, तो यहाँ पे दे रहा है कौन से क्वेश्चन मतलब जो है गलत है। तो युग्म पहला तो ठीक है, तोपखाने का ही था। मीर बर्र ये वन अधीक्षक था। मुशर्रिफ ये राजसिव था, लेकिन नाजिर ए बयूतात महालेखा नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ दे रहा है नाजिब ए बयूतात शाही कारखाने का कौन सा? अधीक्षक था, और मुस्तौफी महालेखा परीक्षक हुआ करता था। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 66। फुतुह उस सलातीन का लेखक कौन था? तो फुतुह उस सलातीन का लेखक कौन था? हमारा इशामी। किसने कौन था इसका लेखक? इशामी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले। मेहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो ये कौन सी है? सोहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में है? तो ये है शाहनामा। किस में है? शाहनामा। शाहनामा के बारे में पढ़ते हैं। सोहराब रुस्तम की कथा शाहनामा में वर्णित है। रुस्तम फारस ईरान का एक वीर योद्धा था। शाहनामा महाकाव्य फारसी कवि कौन? फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी की है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेना। यहाँ पर आते हैं हम लोग, कौन गलत है? तो गलत है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है तारीख फिरोज शाही, अभी आप लोग देख रहे थे तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाह के बारे में, तो इसने लिखी है। अब्दुल कादिर बदाई ने तबकात अकबरी, तो तबकात अकबरी इनकी नहीं है। किनकी? तबकात अकबरी इनका नहीं है। काफ़ी मुंतखाबुल लुबाब बिल्कुल ठीक है। मोतमिद खां इकबाल नामा ये भी बिल्कुल हमारी ठीक है, क्योंकि ये जो है तबकात ए अकबरी ये निज़ामुद्दीन अहमद, ये किसने लिखी है? निज़ामुद्दीन अहमद, यानी कि निज़ामुद्दीन अहमद, निज़ामुद्दीन अहमद इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना खुद। बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या था? ठीक है ना, अवरोही मतलब पहले ज़्यादा फिर कम। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे। तो इनका क्रम क्या था, देखते चलते हैं। 10 मलिक पर एक खान हुआ करता था। ठीक है, 10 मलिक पर एक खान हुआ करता था, और 10 अमीरों पर एक मलिक, और 10 सिपाह सलारों पर एक अमीर, और 10 सरखेल पर जो है एक सिपाह सलार हुआ करता था। तो हमारा पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा हमारा?
पहले आएगा हमारा 4 आएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन हमारा आना चाहिए 4। तो 4 सबसे पहले किस में है, इसी में। फिर कौन होता था 3 नंबर, यानी कि अमीर आता था 10 मलिक अमीर पर। तो वैसे ही करके ये हमारा ऑप्शन नंबर। बर्नी के अनुसार देखो पढ़ दिया भी है। बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का उल्लेख फतवा ए जहांदारी किस में है, फतवा ए जहांदारी में किया गया। सेना मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित थी। कहाँ पर, मंगोल पर आधारित थी, ठीक है। जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली थी उन्हीं पर आधारित थी। तो यहाँ लिखा गया, देख लेना, पढ़ लेना। इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बर्नी का ये कथन किस घटना की ओर यानी कि संकेत करता है। तो बर्नी का ये जो कथन है वो सीदी मौला की हत्या, कौन थे, सीदी मौला की हत्या। तो देखते हैं यहाँ, ये ऑप्शन नंबर सी था, सीदी मौला की हत्या। तो सीदी मौला की हत्या, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बर्नी का ये लेख सीदी मौला की हत्या के बाद हुए भयंकर उत्पात के समय का वर्णन करता है। उसकी जब उसकी मौत हाथी से कुचलकर की गई थी तो बर्नी ने अपने काफ़ी दुख भरे शब्दों में लिखा, इसकी मौत की घटना के बाद एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। इस लेख की पुष्टि प्रसिद्ध इतिहासकार किसने की है, इसामी ने भी इस लेख को बिल्कुल जो है सही माना है। 71 सल्तनत कालीन इतलाक क्या था। तो सल्तनत कालीन इतलाक क्या था, तो ये क्या था, शाही घुड़सवारों का धनादेश पत्र था, ठीक है ना। तो इनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। इतलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोजशाह तुगलक ने किसने किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतलाक प्रथा का किसने किया, फिरोजशाह तुगलक ने इसका आरंभ किया था। इस पत्र को लेकर जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% कहाँ चले जाता था, सरकारी खर्चे के लिए छोड़ दिया जाता था। महात्मा निम्नलिखित से किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग कर दिया। तो ये तो आप जानते ही होंगे, चालीसा दल को भंग करने वाले इल्तुतमिश ने इसे गठन किया और इसे बलबन ने जो है ख़त्म कर दिया। तो ये तो अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। ये चचनामा, ये कृषि वाली थी, तो ये वर्ड है चचनामा। कि चचनामा जो है क्या है, एक अरबी वर्ड है, कृषि से संबंधित है। चचनामा नामक ग्रंथ से हमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय एवं उसके शासन आदि के संबंध में ये प्रमाणिक सोर्स है। इसमें लिखे गए सभी तथ्य एवं विवरणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि सिंध का स्थानीय इतिहास होने के कारण अरबों के आक्रमण के विषय में इसमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो अरबों के आक्रमण के बारे में किस में मिलती है, तो ये चचनामा में मिलती है, ठीक है ना। एक ऐसा शब्द है इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, अबू बकर कूफ़ी। किसने किया, अबू बकर कूफ़ी ने। पहले ये क्या था, अरबी वर्ड, बाद में फ़ारसी में इसका चचनामा का अनुवाद अबू बकर कूफ़ी ने नासुद्दीन कुबाचा के समय किया था। ये कुबाचा वही इल्तुतमिश के समय आ रहा था, ठीक है ना। फुतूहत यानी फुतूह उस सलातीन रचना का संबंध किसके इतिहास से है। तो ये किसके इतिहास से संबंधित है, यानी कि किसके इतिहास से, बहमनी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, फुतूह उस सलातीन नामा ग्रंथ की रचना ख्वाजा अब्दुल मलिक शामी किसने की थी, ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी द्वारा की गई थी। ये ग्रंथ मोहम्मद तुगलक तथा बहमनी राज्य की स्थापना आदि के बारे में महत्वपूर्ण विवरण देता है। इस ग्रंथ में 999 में से 1350 तक का इतिहास है। मोहम्मद तुगलक के दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने की, यानी कि राजधानी ट्रांसफ़र किसने किया, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में और ही दिया है। तो डिटेल से निम्नलिखित में से किसने कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया। तो कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे, जिया नक्शबी। इनके बारे में और पढ़ लेते थोड़ा सा। जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया, जिसके अंतर्गत एक तोता एक बिरहिन नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। ये पुस्तक तूती नामा, ठीक है ना, किस कौन सी, तूती नामा, जिसकी रचना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई और फारसी से उसकी तुर्की और अनेक यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ, जिसे नक्शबी ने भारतीय कामशास्त्र पर लिखी पुस्तक कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया था। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। अभी मैं ये मेरी तीसरी वीडियो है। थैंक यू वंस अगेन।